आधी रात के वक्त अचानक चाची ने मेरे फ़ोन पर फ़ोन करके कहा कि उनकी कमर में बहुत तेज़ दर्द हो रहा है और इसीलिए मैं उनकी मालिश कर दूं। मैं उनके कमरे में पहुंच गया। उसके बाद मैं बहुत ही हल्के हाथों से उनकी मालिश करने लगा, जिससे उन्हें आराम मिलने लगा और हम लोग तरह तरह की बातें करने लगे। चाची ने मुझसे पूछा कि तुम्हें किन किन चीज़ों का शौक़ है, तो मैं उन्हें बताने लगा कि मुझे आउटडोर एक्टिविटीज़ बहुत अच्छी लगती हैं, जिसमें बैडमिंटन खेलना, स्विमिंग करना और घुड़सवारी करना ये मेरे फेवरेट हैं। मैंने चाची से पूछा कि और आपको क्या क्या पसंद है, तो वह मुझे भी अपनी पसंद नापसंद बताने लगी। फिर वह अचानक ही उठकर बैठ गई और मुझसे बोली कि घुड़सवारी तो मुझे भी पसंद है। मैंने उनसे कहा कि अरे वाह, ये तो बहुत अच्छी बात है। लेकिन चाची ने न जाने क्यों बहुत ही अजीब तरीके से मेरी तरफ देखते हुए कहा कि लेकिन मुझे काले घोड़े की सवारी पसंद है। और फिर उन्होंने जिस तरह से उस जगह देखा, मैं उससे बुरी तरह से सहम गया। मेरे पूरे शरीर में एक भयंकर सिहरन सी दौड़ गई। एक अजीब सा सन्नाटा मेरे और उनके बीच पसर चुका था। कुछ देर हम दोनों एक दूसरे को टकटकी लगाए देखते रहे। मेरी चाची कम उम्र की और बहुत खूबसूरत औरत थी और उनकी ऐसी बात ने तो मेरे अंदर एक तूफान पैदा कर दिया था। और फिर वही हुआ जिसका डर था। मैंने अपना आपा खो दिया और फिर मैंने चाची को, मेरा नाम आशीष है, मैं 17 साल का एक बहुत ही खूबसूरत नौजवान हूँ। मैं अपने माँ बाप का इकलौता बेटा हूँ। मेरे स्कूल की पढ़ाई जब कंप्लीट हुई तो पापा एक अच्छे कॉलेज की मेरे लिए तलाश करने लगे कि इसी बीच मेरे चाचा, जो कि दूसरे शहर में रहते थे, उनका पापा के पास फ़ोन आया और फिर उन्होंने हम सभी लोगों के हाल चाल लिए। उसके बाद उन्होंने हमें एक ऐसी खबर सुनाई जिसे सुनकर हम लोग दंग रह गए। उन्होंने बताया कि उन्होंने दोबारा शादी कर ली है। दरअसल मेरे चाचा की आज से 4 साल पहले शादी हुई थी, लेकिन शादी के कुछ महीनों के बाद ही चाचा और चाची के बीच में बहुत ज़्यादा झगड़ा होने लगा। घर वालों ने दोनों ही लोगों को काफ़ी समझाने की कोशिश की, लेकिन चाची चाचा के साथ रहना ही नहीं चाहती थी और फिर वह उन्हें तलाक देकर चली गईं। उनके तलाक की वजह मुझे आज तक नहीं पता, क्योंकि उस वक्त मैं छोटा भी था। और दूसरी बात कि चाची चाचा पर कई तरह के इल्ज़ाम लगा रही थी और चाचा चाची पर कौन गलत और कौन सही ये किसी को भी समझ में नहीं आ रहा था, क्योंकि वह दोनों लोग दूसरे शहर में अकेले ही रहते थे। इस वजह से जब चाचा ने अपना फैसला सुना दिया कि वह चाची के साथ नहीं रहना चाहते हैं, तो मजबूरन घर वालों को भी उनका ये फैसला मानना पड़ा और उसके बाद वह दोनों अलग हो गए। चाचा सऊदी अरब में नौकरी करते थे, लेकिन वह बीच बीच में घर आते जाते रहते थे। बात करते करते जब चाचा को ये बात पता चली कि पापा मेरे लिए एक अच्छा कॉलेज ढूंढ रहे हैं, तो उन्होंने कहा कि इस शहर में एक से एक अच्छे कॉलेज हैं, इसीलिए आप आशीष को यहाँ पर ही भेज दीजिए। और वैसे भी मैं आशीष को यहीं पर बुलाने वाला था, क्योंकि अभी मेरी नई नई शादी हुई है और मैं अपनी पत्नी माला को इस शहर में अकेले छोड़कर नहीं जा सकता। और फिर अगर आशीष यहीं पर आकर कॉलेज में एडमिशन ले लेता है और यहीं रहता है, तो इससे अच्छी बात तो और कोई भी नहीं हो सकती। इस तरह से आशीष भी एक अच्छे कॉलेज में पढ़ाई कर लेगा और माला भी अकेली नहीं रहेगी और मैं आराम से बेफिक्र होकर सऊदी वापस जा सकता हूँ। पापा को भी चाचा की बात ठीक लगी और इसी वजह से उन्होंने ये फैसला किया कि अब मैं चाचा के पास जाकर रहकर ही अच्छे से पढ़ाई करूँगा। अगले हफ्ते ही मैं चाचा के घर पहुँच चुका था। चाचा मुझे वहाँ देखकर बहुत ज़्यादा खुश थे। वह मुझसे कहने लगे कि तुम्हारे आने से अब मुझे कोई भी फिक्र नहीं रहेगी। चलो तुम्हें तुम्हारी चाची से मिलवाता हूँ, वह भी तुम्हें देखकर बहुत खुश हो जाएगी, क्योंकि जब से मैंने उसे तुम्हारे बारे में बताया है तब से वह तुम्हारा बेसब्री से इंतज़ार कर रही है। वरना पहले तो वह बेचारी टेंशन के मारे बहुत परेशान थी कि वो अकेले कैसे रहेगी, लेकिन जब मैंने उसे तुम्हारे बारे में बताया और कहा कि तुम स्वभाव के बहुत ही हंसमुख हो, तो वह खुश हो गई, क्योंकि वह भी बिल्कुल तुम्हारी तरह ही है, खूब हंसी मजाक करने वाली और खूब बोलने वाली।
मैं जैसे ही चाचा के घर पहुंचा और सामने मेरी चाची ने दरवाज़ा खोला तो उन्हें देखकर तो मैं दंग ही रह गया। चाची तो चाचा की बिल्कुल आधी उम्र की थी। वह मुझे देखने में 18 साल की लग रही थी और खूबसूरती तो उनकी इतनी ज़्यादा थी कि वह किसी परी से कम नहीं थी। किसी हीरोइन के जैसी कदकाठी और चेहरे पर चमक इतनी गजब कि परियां भी फेल हो जाएं। उनके काले लंबे घने बाल जो उस वक्त खुले हुए थे और हवा में लहरा रहे थे। मैं तो उन्हें देखते ही पलक झपकाना ही भूल चुका था। मुझे तो अभी तक यकीन ही नहीं आ रहा था कि ये मेरी नई चाची हैं। मैं अपनी ही दुनिया में गुम था कि तभी चाचा ने मुझे एक झटके से सपनों से बाहर निकाला और कहा, क्या हुआ आशीष, ये तुम्हारी चाची हैं, मिलोगे नहीं? मैंने तुरंत ही उन्हें नमस्ते बोला और फिर घर के अंदर आ गया। चाची मेरे लिए चाय पानी का इंतजाम करने लगी, लेकिन मैं बार बार नज़र चुराकर उनकी तरफ ही देख रहा था क्योंकि मैं इस बात को हजम ही नहीं कर पा रहा था कि मेरे चाचा जो कि तकरीबन 35 साल के होंगे, उनसे एक 18 साल की लड़की ने शादी कर ली है। मैं मन ही मन सोचने लगा कि हो सकता है चाची की भी उम्र उतनी ही हो जितनी चाचा की है, लेकिन उन्होंने अपना इतना अच्छे से ख्याल रखा हुआ है कि वह किसी 18 साल की लड़की के जैसी ही दिख रही हैं। खैर जो भी हो, लेकिन चाचा बहुत खुश नसीब हैं जो उन्हें दूसरी पत्नी इतनी ज़्यादा खूबसूरत मिली है। चाय नाश्ता करने के बाद चाचा अपनी पैकिंग करने लगे। उन्होंने मुझसे कहा कि वह कल सुबह की फ़्लाइट से सऊदी के लिए निकल जाएंगे और उसके बाद उन्होंने मुझे एक लिस्ट पकड़ाई। वह बोले कि इसमें इस शहर के सभी अच्छे कॉलेजों के नाम लिखे हुए हैं, तुम इनमें से किसी को भी चूज़ करके एडमिशन ले सकते हो। उनकी ये बात सुनकर मैं बहुत खुश हो गया। उसके बाद चाचा मुझसे कहने लगे कि देखो आशीष, मैं यहाँ पर सिर्फ तुम्हारे भरोसे पर ही तुम्हारी चाची को छोड़कर जा रहा हूँ। और एक बात और है, तुम्हारी चाची को अभी कुछ दिनों पहले सीढ़ियों से गिर जाने की वजह से चोट आ गई थी, जिसमें उसकी शरीर की काफ़ी मांसपेशियाँ खिंच गई हैं। मैंने डॉक्टर को दिखाया तो उन्होंने ये बताया कि अभी कुछ महीनों तक उसके शरीर में बार बार दर्द उठता रहेगा और जिसकी वजह से उसे बहुत तकलीफ़ होगी, लेकिन तुम इसीलिए उसका थोड़ा सा ख्याल रखना और जब भी ज़रूरत पड़े तो उसे डॉक्टर को दिखा आना। इसके अलावा तुम्हारी चाची तुम्हें जो भी काम बताएं तुम वह सारे काम कर देना, क्योंकि यहाँ पर उसका तो सिर्फ तुम ही सहारा हो और कोई नहीं। मैंने चाचा से कहा कि आप बिल्कुल भी फिक्र मत करिए, मैं चाची का पूरा ख्याल रखूँगा और उन्हें किसी भी बात की कमी नहीं होने दूंगा। इसके बाद अगली सुबह चाचा सऊदी के लिए निकल गए और मैं और चाची बिल्कुल ही अकेले उस घर में रह गए। अभी क्योंकि मैं और चाची एक दूसरे के लिए नए नए थे, इसीलिए हमारे बीच बातचीत कुछ कम ही हो रही थी। मैं भी उसी दिन उस कॉलेज में पहुंच गया जहां पर मुझे एडमिशन लेना था और मैंने वहां जाकर दाखिला ले लिया। इसके बाद धीरे धीरे दिन यूं ही बीतने लगे और मैंने कॉलेज जाना भी शुरू कर दिया, जहां पर मेरी कुछ लड़कों से अच्छी दोस्ती हो गई और इधर मैं और चाची अब एक दूसरे से खुलकर बातें करने लगे। एक दिन मैं अपने कमरे में बैठा पढ़ रहा था कि तभी रात के समय चाची ने मुझे आवाज़ लगाई। मैं तुरंत ही भागकर किचन की तरफ गया तो ये देखकर मैं दंग रह गया कि चाची ने उस वक्त एक बहुत ही खूबसूरत गाउन पहन रखा था। वह गाउन जो अक्सर औरतें रात को सोते समय पहनती हैं, लेकिन वह गाउन पूरा जालीदार था जिसमें उनकी खूबसूरती झलक रही थी। मैंने तुरंत ही अपनी नज़रों को दूसरी दिशा में घुमा लिया। चाची मुझसे बोली, आशीष क्या तुम चाय पियोगे या कॉफ़ी? मैंने चाची से कहा कि मैं कॉफ़ी पीऊँगा और उसके बाद मैं तुरंत ही अपने कमरे में जाने लगा तो चाची ने मुझे टोक दिया। वह बोली, अरे तुम कहाँ जा रहे हो? मैं अभी बस 2 मिनट में ही कॉफ़ी बनाती हूँ, उसके बाद हम दोनों लोग छत पर चलकर कॉफ़ी पियेंगे। बाहर बहुत अच्छी हवा चल रही है। छत पर ठंडी हवा में टहलते हुए कॉफ़ी पीने का मज़ा कुछ और ही होता है। चाची की बात सुनकर मैं थोड़ा टेंशन में आ गया, क्योंकि इस वक्त मैं समझ रहा था कि मेरे मन में किस तरह की भावनाएं आ रही हैं और ये सब मुझे बिल्कुल भी ठीक नहीं लग रहा था। इसीलिए मैंने उन्हें बहाना बना दिया कि आप अकेले ही छत पर चली जाइए, क्योंकि मैं इस वक्त पढ़ रहा हूँ।
इतना कहकर मैं उनकी बात सुने बिना वापस अपने कमरे में आ गया। थोड़ी देर के बाद चाची मेरे लिए कॉफ़ी का मग कमरे में ही ले आईं, लेकिन वह जैसे ही मुझे कॉफ़ी देने लगी कि तभी थोड़ी सी कॉफ़ी मेरे ऊपर ही गिर गई, जिससे वह घबरा गई और उसको पोंछने लगी। पर उन्होंने जब ये सब किया तो एक बार फिर से मेरे पूरे शरीर में सिहरन दौड़ गई। मैं तुरंत ही उठकर पीछे हट गया। मैंने उनसे कहा कि आप फिक्र मत करिए, मुझे कुछ भी नहीं हुआ है, आप आराम से जाकर सो जाइए। और मैं तुरंत ही बाथरूम में चला गया। मैंने खुद को समझाया कि वह मेरी चाची है, भले ही उनकी उम्र कम ही क्यों ना हो, लेकिन वह मेरी माँ समान है और मुझे अपने मन में किसी भी तरह का कोई विचार नहीं लाना चाहिए। इसके बाद एक दिन चाची और मैं शॉपिंग पर गए। वहाँ पर मैंने अपने लिए भी कुछ कपड़े लिए और चाची ने भी। और उस दिन मुझे पता चला कि चाची की उम्र सच में 18 साल की ही है। मैंने बातों ही बातों में उनसे पूछ लिया कि आपको चाचा कहाँ मिले, तो वह कहने लगी कि दरअसल तुम्हारे चाचा ने मेरी जान बचाई थी। एक दिन मेरा एक्सीडेंट हो गया था और तुम्हारे चाचा ही मुझे हॉस्पिटल लेकर गए और फिर वहीं से हमारी मुलाकातें धीरे धीरे आगे बढ़ने लगी। मैं एक अनाथ लड़की हूँ, मेरा आगे पीछे कोई भी नहीं था। मैं बचपन से ही अपने मामा मामी के घर पर रही थी, लेकिन वह लोग मेरे साथ बहुत ही बुरा व्यवहार करते थे। और जब मुझे तुम्हारे चाचा का साथ मिल गया और हमने शादी करने का फैसला कर लिया, तो फिर मैंने बिल्कुल भी देर नहीं की और तुम्हारे चाचा के साथ शादी करके अब मैं एक खुशहाल जीवन जी रही हूँ। मैंने चाची से कहा कि ये तो आपने बहुत ही अच्छा किया, क्योंकि मेरे चाचा बहुत ही अच्छे हैं। चाची कहने लगी कि हाँ, सो तो हैं, तुम्हारे चाचा मेरा बहुत ख्याल रखते हैं। देखो ना, वह यहाँ से जा रहे थे, लेकिन फिर भी उन्हें मेरी कितनी फिक्र थी कि मेरा ख्याल रखने के लिए वह तुम्हें यहाँ पर छोड़ कर गए। बाकी सब चीज़ें तो ठीक चल रही थी, लेकिन ना जाने क्यों, लेकिन मैंने एक चीज़ नोटिस की थी कि जब से चाचा सऊदी गए थे, तब से ही चाची घर में जो भी कपड़े पहन रही थी वह मुझे दिखने में बिल्कुल भी ठीक नहीं लगते थे, क्योंकि वह कपड़े कुछ ज़्यादा ही खुले खुले थे। फिर मुझे लगा कि हो सकता है चाची इन सब बातों पर उतना ध्यान ना देती हूँ और फिर उनकी नज़र में तो मैं उनके बेटे के समान हूँ और बस इसीलिए वह इस तरह के कपड़े आराम से मेरे सामने पहन रही हैं। मैंने इस बात को नज़रअंदाज किया और अपनी पढ़ाई में जुट गया। इधर मेरे कॉलेज में प्रैक्टिकल शुरू हो गए थे, जिसमें मुझे अपने दोस्त के साथ प्रोजेक्ट तैयार करने को दिए गए, जिसकी वजह से मेरे दोस्त ने डिसाइड किया कि वह मेरे घर पर आकर प्रोजेक्ट को तैयार करेगा, क्योंकि उसका परिवार काफ़ी बड़ा था और वह अपने घर में प्रोजेक्ट को आराम से तैयार भी नहीं कर सकता था, क्योंकि उसके घर में हर वक्त बहुत ज़्यादा शोर होता रहता था। और मेरे घर पर तो सिर्फ चाची ही थी और कोई छोटा बच्चा भी नहीं जो हमें डिस्टर्ब करता। इसी वजह से मेरा दोस्त अमन प्रोजेक्ट के सिलसिले में हर रोज़ कॉलेज के बाद मेरे साथ घर आने लगा और फिर धीरे धीरे उसकी भी चाची से दोस्ती हो गई। चाची भी हमारे प्रोजेक्ट में हमारी मदद करने लगी। मुझे चाची का स्वभाव बहुत अच्छा लगता था। मेरा दोस्त जब भी घर आता तो चाची उसके लिए बहुत अच्छा नाश्ता बनाकर तैयार करती, जिससे वह चाची की बहुत तारीफ करता था कि तुम्हारी चाची तो कहीं से भी तुम्हारे साथ या मेरे साथ भेदभाव वाला व्यवहार नहीं करती है, बल्कि अब तो ऐसा लगता है कि वह तुम्हारी चाची नहीं बल्कि हमारे कॉलेज की कोई दोस्त हो। बातों ही बातों में मेरे दोस्त ने चाची से पूछा कि आपने कहाँ तक पढ़ाई की है। ये बात सुनकर चाची का चेहरा उतर गया। उनके उदास चेहरे को देखकर हम पूछने लगे कि क्या हुआ, तो उन्होंने बताया कि उनके मामा मामी ने तो उन्हें मुश्किल से 12वीं कक्षा पास करने को दी। उसके बाद तो उन्होंने साफ इनकार कर दिया कि वह उनकी पढ़ाई पर पैसे खर्च नहीं कर सकते और इसी वजह से वह चाहते हुए भी आगे की पढ़ाई जारी नहीं रख पाईं। मैंने चाची से कहा कि लेकिन अब तो आपके साथ ऐसा कुछ भी नहीं है, अभी तो आपकी कोई खास उम्र भी नहीं है, इसलिए आप चाहें तो अपनी पढ़ाई को दोबारा शुरू कर सकती हैं और मुझे नहीं लगता कि चाचा इन सब चीज़ों के लिए मना करेंगे। इसीलिए आप एक काम करिए, मेरे कॉलेज में एडमिशन ले लीजिए,
ये सुनकर मेरा दोस्त भी बहुत खुश हो गया। वह कहने लगा कि हाँ, आप भी वहीं पर आ जाइए, फिर हम तीनों लोग खूब मस्ती करेंगे और जमकर पढ़ाई भी करेंगे। चाची मुस्कुराते हुए कहने लगी कि मैं बिल्कुल ऐसा करती, लेकिन क्योंकि अभी मुझे कुछ दिनों पहले ही चोट लगी हुई है, जिसकी वजह से मुझे कई बार अचानक से शरीर में दर्द उठने लगता है, इसीलिए मैं हर रोज़ फ़िलहाल तो कॉलेज नहीं जा सकती। और फिर अब मेरी शादी भी हो गई है, तो मुझे अपनी गृहस्थी भी देखनी है और आगे मेरे बच्चे होंगे, तो फिर मैं कॉलेज के साथ साथ बच्चों को कैसे मैनेज करूँगी। हर रोज़ कॉलेज जाना मेरे बस की बात नहीं हो सकती। उनकी ये बात सुनकर मैं और मेरा दोस्त दोनों ही सोच में पड़ गए। मैंने चाची से कहा कि तो फिर आप एक काम करिए, आप डिस्टेंस लर्निंग का सहारा लीजिए। ऐसे बहुत से कॉलेज हैं जिनमें आप एडमिशन लेकर घर बैठे ही अपनी पढ़ाई जारी रख सकती हैं। मेरी ये बात सुनकर चाची और अमन दोनों के ही चेहरे पर चमक आ गई। वह कहने लगे कि अरे वाह, ये आइडिया तो तुमने बहुत अच्छा दिया। और फिर हम लोग तुरंत ही चाची के लिए एक अच्छा कॉलेज ढूंढने लगे और कुछ देर के बाद ही हमने कॉलेज को फाइनल भी कर दिया। लेकिन चाची ने कहा कि ये सब करने से पहले मैं तुम्हारे चाचा की इजाज़त ले लूं और उसके बाद ही मैं एडमिशन लूँगी। उसके बाद ये सारी बातें तय हो गईं। अमन भी अपने घर चला गया। शाम को चाची ने चाचा से पूछा तो चाचा ने भी खुशी खुशी हाँ कह दिया। चाची पढ़ाई को लेकर बहुत खुश थी। फिर वह कहने लगी कि लेकिन आशीष, मुझे पढ़ाई छोड़े हुए थोड़ा समय हो गया है, तो इसीलिए मुझे घबराहट हो रही है कि मैं ये सब बिना कॉलेज जाए कैसे हैंडल करूँगी। क्योंकि कॉलेज जाती तो वहाँ तो मुझे प्रोफेसर पढ़ाते, अगर कोई चीज़ समझ नहीं आती तो वह मुझे समझाते, पर यहाँ घर बैठे मैं कैसे सारी चीज़ों को समझ पाऊँगी। मैंने चाची से कहा कि अरे बस इतनी सी बात है, आप इसकी बिल्कुल भी फिक्र मत करिए। आपकी पढ़ाई में मैं आपकी पूरी मदद करूँगा। आपको जब भी किसी भी चीज़ में कुछ भी समझ में ना आए तो आप बेझिझक किसी भी वक्त मुझसे पूछ लीजिएगा। ये सुनकर चाची बहुत खुश हो गईं और फिर चाची ने एक कॉलेज में एडमिशन ले लिया और घर पर रहकर ही अपनी पढ़ाई शुरू कर दी। अब अक्सर मैं भी चाची की पढ़ाई में मदद कर देता और अमन भी। हम तीनों लोग कई बार बाहर घूमने के लिए भी चले जाते, कभी डिनर पर जाते तो कभी किसी शॉपिंग मॉल में। हम तीनों के बीच बहुत अच्छी दोस्ती होने लगी थी। एक रात चाची ने अचानक ही मुझे फ़ोन करके अपने कमरे में बुलाया। जब मैं उनके कमरे में पहुंचा तो वह मुझसे कहने लगी कि उनकी पीठ में बहुत तेज़ दर्द हो रहा है और डॉक्टर ने उन्हें ये तेल दिया है जिससे उनकी मालिश की जाती है। जब चाचा थे तो वह उनकी अच्छे से मालिश कर दिया करते थे, लेकिन अब तो वह यहाँ पर है नहीं और चाची का खुद से हाथ उनकी पीठ तक नहीं पहुँच पाता है। इसीलिए मैं इस चीज़ में उनकी मदद कर दूँ। मैं तुरंत ही उनके हाथ से तेल ले लिया और उनकी मालिश करना शुरू कर दिया। लेकिन न जाने क्यों जब मैं उनकी मालिश कर रहा था तो वह तिरछी निगाह से मुझे बहुत ही अजीब तरीके से देख रही थी। मैंने इसीलिए फटाफट से उनकी मालिश की और फिर बहाना बना दिया कि मुझे बहुत तेज नींद आ रही है, इसीलिए मैं सोने के लिए जा रहा हूँ। इतना कहकर मैं तुरंत ही उठकर वापस अपने कमरे में आ गया। धीरे धीरे अब मैं नोटिस कर रहा था कि चाची मुझसे अपना हर छोटा मोटा काम करवाती। जैसे कभी कहीं जा रही होती तो कभी अपना मंगलसूत्र या नेकलेस मुझसे ही पीछे बांधने के लिए कहती, कभी मुझसे अपनी साड़ी का पल्लू बनवाती तो कभी कुछ। वैसे इन सब चीज़ों में कोई खराबी नहीं थी, क्योंकि अगर मैं वहाँ था तो उनकी मदद मैं कर सकता था। लेकिन वह मुझसे जो भी काम करवाती उस वक्त वह मेरे करीब आने की भी कोशिश करती और मुझे अजीब तरह से देखा करती, जिससे मुझे बहुत घबराहट होने लगी थी और उन पर शक होने लगा था कि कहीं चाची के मन में कुछ और ही तो नहीं चल रहा है। इस वजह से मैं अब उनसे दूरी बनाने लगा और बहुत ही कम बात करने लगा। वो अक्सर मुझसे कहती कि मैं उन्हें चाची ना कहूँ बल्कि माला कहकर बुलाऊं, लेकिन मैंने मना कर दिया। एक रात बहुत तेज बारिश हो रही थी और तभी मेरे दरवाजे पर बहुत ज़ोरदार दस्तक हुई। बाहर भयंकर तूफान आया हुआ था। चाची मेरे कमरे में आ गई और मुझसे बोली कि मैं आज रात यहीं सोऊंगी,
क्योंकि मुझे इतनी तेज बारिश से बहुत ज़्यादा डर लगता है। घबराहट के मारे मुझे नींद ही नहीं आ रही है। उनकी ये बात सुनकर मैं डर गया। मैं यही सोचने लगा कि चाची अगर मेरे कमरे में सोएंगी, वो भी पूरी रात, तो फिर ना जाने आगे क्या होगा। मैंने चाची से कहा कि अरे, आप इतनी बड़ी होकर सिर्फ एक मामूली सी बारिश से डर रही हैं। आप घबराइए नहीं, मैं तो आपके बगल वाले कमरे में ही हूँ। अगर आपको किसी भी चीज़ की ज़रूरत हो तो आप मुझे बता दीजिएगा। लेकिन चाची ने मेरी कोई भी बात नहीं सुनी और तुरंत ही दंदनाती हुई वह मेरे बिस्तर पर जाकर लेट गईं। मैं एक टक खड़े होकर उन्हें देख रहा था। फिर वह मुझसे बोली कि अरे, तुम वहाँ क्यों खड़े हो? आओ, तुम भी इधर ही लेट कर सो जाओ। उनकी इस बात से मुझे बहुत ही ज़्यादा अजीब सा महसूस होने लगा। ऐसी उलझन भरी स्थिति बन चुकी थी कि मुझे कुछ भी समझ नहीं आ रहा था। मैंने उनसे कहा कि अब तो मैं जाग ही गया हूँ, इसीलिए सोच रहा हूँ कि कुछ देर बैठकर पढ़ाई ही कर लूँ। उसके बाद मैं बहाना बनाने के लिए चुपचाप बैठकर पढ़ने लगा और इस बात का इंतज़ार करने लगा कि चाची कब गहरी नींद में सो जाएं। और जब मुझे लगा कि वह अब सो चुकी हैं तो मैं धीरे से उठकर सोफे पर लेट गया। अगले दिन चाची ने सुबह उठकर मुझसे इस बात की शिकायत की कि मैं सोफे पर लेटकर क्यों सोया, क्यों मैं उनकी वजह से इतना परेशान हुआ। वह बहुत ही ज़्यादा फिक्र जताने लगी कि मैं तो ठीक से सो भी नहीं पाया होगा। लेकिन मैंने उनसे कहा कि ऐसा कुछ भी नहीं है। अब मैंने चाची से बातचीत करना बहुत ही कम कर दिया था। ज़्यादातर मैं अपनी ही पढ़ाई ही करता रहता था, जिसकी वजह से वह मुझसे अब शिकायत करने लगी थी कि क्या है आशीष, अब तो तुम पहले की तरह बिल्कुल भी नहीं रहे। अब तो तुम मुझसे ना तो ज़्यादा बात करते हो, ना ही मुझे कहीं घुमाने फिराने के लिए लेकर जाते हो। मैंने चाची से कहा कि दरअसल मेरे एग्ज़ाम्स आने वाले हैं और मुझे पढ़ना है, बस इसीलिए मैं अब आपके लिए इतना ज़्यादा समय नहीं निकाल पाऊँगा, मुझे माफ़ कर दीजिएगा। ये कहकर मैं वापस अपने कमरे में आ गया और दरवाज़ा अंदर से बंद कर लिया। लेकिन उसी रात एक बार फिर से मुझे अपने कमरे में चाची ने बुलाया और मुझसे अपनी पीठ की मालिश करने के लिए बोला। मैं जैसे ही उनकी मालिश करने लगा, उसके थोड़ी ही देर के बाद चाची अचानक से उठकर बैठ गईं और फिर कहने लगी कि तुमने अभी तक मुझे अपनी हॉबीज़ के बारे में तो बताया ही नहीं। तो मैंने उनसे कहा कि दरअसल मुझे आउटडोर एक्टिविटीज़ पसंद हैं और जिसमें मुझे ट्रैवलिंग करना, बैडमिंटन खेलना, स्विमिंग करना, घुड़सवारी करना, ये सारी चीज़ें पसंद हैं। क्योंकि उन्होंने मुझे ये सवाल किया था, इसीलिए मैंने भी उनसे पूछा कि और आपको क्या क्या पसंद है। तो वह मेरी तरफ अजीब तरीके से देखकर कहने लगी कि घुड़सवारी तो मुझे भी पसंद है। मैंने उनसे कहा कि अरे वाह, आपकी ये पसंद तो मुझसे मिलती है। फिर वह एक जगह पर देखते हुए कहने लगी कि लेकिन मुझे सिर्फ और सिर्फ काले घोड़े की सवारी ही पसंद है। और उनके चेहरे पर उस वक्त जो अजीब सी मुस्कान तैर गई, उससे तो मेरे पूरे शरीर में सिहरन सी दौड़ गई। मैं पसीने से तरबतर होने लगा। मेरे और उनके बीच एक अजीब सा सन्नाटा पसर गया। वह अभी भी बार बार मुझे इशारे में कुछ समझाने की कोशिश करने लगी, जिसे मैं बहुत अच्छे से समझने भी लगा। और तभी फिर मैंने अपना आपा खो दिया और मैं उन पर ज़ोर से चिल्लाया कि आप मुझसे ये कैसी बातें कर रही हैं। मेरे ऐसा कहते ही चाची थोड़ा सा घबरा गई और कहने लगी कि आशीष, तुम शायद मुझे गलत समझ रहे हो। मैंने उनसे कहा कि मुझे नहीं लगता कि मैं आपको गलत समझ रहा हूँ। इतना कहकर मैं तुरंत ही उनके कमरे से बाहर निकल आया। मुझे इस वक्त बहुत तेज गुस्सा आ रहा था। मुझे समझ नहीं आ रहा था कि चाची ने मुझसे इस तरह की बात क्यों की और मुझे इस तरह से इशारा क्यों किया। अब मुझे चाची की हरकतें कुछ ठीक नहीं लग रही थी। उस दिन के बाद से तो मैंने चाची से और भी ज़्यादा बात करनी बंद कर दी। हालांकि उन्होंने मुझे मनाने की बहुत कोशिश की और मुझे बार बार ये समझाने लगी कि वह ऐसी कोई भी बात नहीं कर रही थी, पर फिर भी मैंने उनसे झूठा दिखावा कर दिया कि ठीक है, मैंने उनकी बात मान ली है और उन्हें माफ़ कर दिया है। एक दिन कॉलेज में अचानक ही मेरी थोड़ी तबीयत खराब हुई और जब मैं जल्दी घर वापस लौट आया तो ये देखकर दंग रह गया कि चाची के कमरे से मेरे दोस्त अमन के हंसने की आवाज़ें आ रही थीं।
अमन ने तो कहा था कि आज उसे अपनी माँ को अस्पताल में लेकर जाना है, लेकिन वह तो यहाँ पर अकेले चाची के साथ क्या कर रहा था। मुझे चाची पर तो पहले से ही शक था, लेकिन मेरा दोस्त अमन भी मुझसे झूठ बोलकर यहाँ आ रहा है, इस बात का तो मैं अंदाज़ा भी नहीं लगा सकता था। अभी मैं चुपचाप खड़ा होकर उनकी बातें सुनने लगा। वह दोनों मेरा ही मजाक उड़ा रहे थे। चाची कहने लगी कि तुम्हारा दोस्त आशीष तो एक नंबर का डरपोक है। मैंने तो उसे न जाने कितनी बार इशारा किया, लेकिन मुझे तो लगता है कि उसमें आदमियों वाली कोई बात ही नहीं है और इसीलिए वह हर वक्त मुझसे छुपा छुपा घूमता है। लेकिन सच कहूँ, मुझे तो तुम में एक असली मर्दों वाली बात नज़र आती है। इस बात पर आशीष बहुत खुश हो गया और कहने लगा कि अरे आप उस आशीष को छोड़िए, वह तो बड़ा ही दब्बू किस्म का इंसान है और मेरे साथ खुश रहिए। और उसके बाद उन दोनों ने जो किया उसे देखकर तो मैं दंग रह गया। जिस चीज़ पर सिर्फ और सिर्फ मेरे चाचा का हक था, वह इस वक्त सिर्फ आशीष को मिल रहा था। ये सब कुछ मुझसे देखा ही नहीं जा रहा था, इसीलिए मैं तुरंत ही वहाँ से निकल आया और एक पार्क में जाकर बैठ गया। मेरी आंखों के सामने अभी भी वह नज़ारा घूम रहा था और मुझे से रह रहकर बहुत ही गुस्सा आ रहा था। मैंने फैसला कर लिया था कि अब मैं चाची के चेहरे से ये पर्दा उठाकर ही रहूँगा। वह मेरे चाचा को धोखा दे रही थी और मैं ऐसा बिल्कुल भी नहीं होने दे सकता था, और इसीलिए मैंने तुरंत ही फ़ोन करके चाचा को चाची की एक एक हरकत के बारे में सब कुछ बता दिया। चाचा भी गुस्से में बुरी तरह से बौखला गए और उन्होंने इमरजेंसी में अपनी टिकट कर ली और मुझसे कहा कि वह 3 दिन के बाद इंडिया वापस आ रहे हैं। इधर मैं भी 3 दिन तक बिल्कुल खामोश रहा था कि चाची को जरा सी भी इस बात की भनक ना लगे कि मैं उनकी सच्चाई जान गया हूँ। 3 दिन के बाद चाचा जैसे ही घर लौट कर आए, उन्होंने तुरंत ही आकर चाची के गाल पर एक ज़ोरदार तमाचा मारा। चाची को कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था कि आखिर उनके साथ अचानक से ये क्या हुआ। वह कहने लगी कि आप एक तो अचानक आ गए और फिर आप मेरे साथ ये क्या कर रहे हैं। चाचा कहने लगे कि तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई आशीष के दोस्त के साथ वह सब करने की। चाचा के मुंह से ये बात सुनकर चाची के तो होश ही उड़ चुके थे। वह बुरी तरह से चाचा के आगे रो रो कर गिड़गिड़ाने लगी और कहने लगी कि मुझे माफ़ कर दीजिए, मैं भी क्या करती, मेरे सामने और कोई भी चारा नहीं था। चाचा ने कहा कि लेकिन जब मैं तुमसे कहकर गया था कि तुम्हें ये सब आशीष के साथ करना है, तो फिर तुम उसके दोस्त के साथ आखिर क्यों? मैंने तुम्हें सिर्फ आशीष तक की हद दी थी। चाचा के मुंह से ये बात सुनकर मेरे तो पैरों तले ज़मीन निकल गई। मुझे तो समझ ही नहीं आ रहा था कि आखिर ये सब यहाँ हो क्या रहा है। चाचा कहने लगे कि वैसे तो तुम बहुत लंबी लंबी फेंकती थी कि तुम इतनी खूबसूरत हो कि अच्छे अच्छों का ईमान डिगा दो, और तुम इस अदने से लड़के को अपने काबू में नहीं कर पाई। चाची कहने लगी कि मैंने तो न जाने कितनी कोशिश की, न जाने कितनी बार मैंने ऐसी ऐसी हरकतें की कि ये अपना होश खो बैठे, लेकिन ये न जाने किस मिट्टी का बना हुआ है। इसने तो मेरे करीब आने की जगह उल्टा मुझसे दूरियां ही बना ली थी। मैंने इसे कई बार समझाने की भी कोशिश की, लेकिन ये तो कुछ भी समझने को तैयार ही नहीं था। और फिर इसीलिए मैंने सोचा कि जब ये मेरे काम नहीं आ सकता तो फिर मैं इसके दोस्त से ही अपना काम बनवा लेती हूँ। उन दोनों लोगों की ये बात सुनकर मुझे अचानक गुस्सा आया और मैंने चाचा से कहा कि आप ये कैसी बातें कर रहे हैं। इस पर चाचा मेरी तरफ गुस्से से पलटे और कहने लगे कि देख आशीष, तुझे मेरा ये काम करना ही पड़ेगा। हर हाल में तुझे मुझे एक बच्चा पैदा करके देना ही होगा, क्योंकि अगर ऐसा नहीं हुआ तो सबको पता चल जाएगा कि मैं एक बांझ हूँ। मेरी पहली पत्नी भी मुझे इसी वजह से छोड़कर चली गई थी, क्योंकि मैं उसे एक बच्चा नहीं दे सकता था। लेकिन अब मैं अपनी दूसरी पत्नी को नहीं खोना चाहता और समाज में इस बात का रुतबा भी रखना चाहता हूँ कि मैं भी बच्चा पैदा करने के लायक हूँ। मैं एक नामर्द नहीं हूँ। जब पहली बार मेरा तलाक हुआ था तो मेरी पहली पत्नी ने मुझे इस बात को लेकर बहुत बदनाम कर दिया था और फिर हर कोई मुझे शक की नज़र से देखने लगा था। हर कोई मुझ पर उंगली उठा रहा था और मैं ये बर्दाश्त नहीं कर सकता
कि कोई भी मुझे नामर्द कहे, और इसी वजह से मैंने ये दूसरी शादी की, ताकि दूसरों के दिमाग में जो ये शक का कीड़ा है उसे मैं पूरी तरह से ख़त्म कर सकूं। तुझे मेरे माथे पर लगा हुआ ये कलंक मिटाना ही होगा हर हाल में, वरना मेरी इज्जत खाक में मिल जाएगी और सबको पता चल जाएगा कि मैं एक नामर्द हूँ और बच्चा पैदा करने के काबिल नहीं हूँ। मैंने अपने इसी इरादे की वजह से तुझे यहाँ कॉलेज में एडमिशन लेने के लिए कहा था, और इसीलिए मैं तुझे तेरी चाची के साथ अकेला छोड़ कर गया, ताकि वह तुझे अपने जाल में फंसा सके और तुझसे मेरा वंश बढ़ाने वाला ले सके, क्योंकि मैं यही चाहता था कि मेरा जो वारिस हो वह इसी परिवार के किसी व्यक्ति से पैदा हो, और मुझे तुझसे बेहतर और कोई भी ऑप्शन नहीं लगा, क्योंकि तेरी और तेरी चाची की उम्र लगभग एक ही है, तो तुम दोनों के बीच ये चीज़ ज़्यादा आसानी से हो जाती। लेकिन तू पता नहीं किस मिट्टी का बना हुआ है, इसकी खूबसूरती पर तो हर कोई एक बार में ही फिदा हो जाता है, पर तू तो आज तक नहीं पिघला। पहले तो चाचा मेरे सामने गिड़गिड़ाने लगे और मुझसे कहने लगे कि मैं उनका ये काम कर दूं, लेकिन मैंने साफ इनकार कर दिया। मैंने कहा कि आपकी इस गिरी हुई हरकत में मैं आपका बिल्कुल भी साथ नहीं दे सकता, और इसी वजह से मैं अब यहाँ से जा रहा हूँ। इतना कहते ही मैं जैसे ही अपने कमरे की तरफ अपना सारा सामान समेटने को आगे बढ़ा कि तभी अचानक से किसी ने मेरे सर पर पीछे से ज़ोरदार वार किया और मैं वहीं पर बेहोश हो गया। और जब मुझे होश आया तो मैं अपने कमरे में बिस्तर पर बंधा हुआ था और चाचा चाची मेरे सामने खड़े हुए थे। चाचा कहने लगे कि तुझे मेरा ये काम हर हाल में करना ही पड़ेगा, चाहे खुशी खुशी या फिर ज़बरदस्ती। अगर तू मेरी बात प्यार से मान जाता तो मुझे तेरे साथ ये सब कुछ नहीं करना पड़ता, लेकिन अब मैं क्या करूं? मुझे भी अपनी नाक बचानी है और अपना वंश हर हाल में बढ़ाना ही है, इसीलिए अब मुझे यही करना पड़ेगा। चाचा ने चाची से कहा कि अब अगर इस मामले में कोई भी गलती हुई तो फिर मुझसे बुरा कोई भी नहीं होगा। चाचा ने चाची से कहा कि जाओ इसके लिए दूध बनाकर लाओ, और वह जो गोली मैंने तुम्हें बताई थी वह भी उसमें मिला देना। इतना कहकर चाचा और चाची दोनों ही लोग कमरे से बाहर निकल गए और मैं इधर बुरी तरह से छटपटा रहा था। मुझे रोना आ रहा था कि ये मेरे साथ क्या हो गया। मेरे ही सगे चाचा मेरे साथ ऐसा कैसे कर सकते हैं? सिर्फ अपने अहम और समाज की नज़रों में उठने के लिए वह मेरा इस्तेमाल करना चाहते हैं। उन्हें जरा सी भी शर्म नहीं आ रही ये सब कुछ करते हुए। मैं ये सब सोचकर बुरी तरह से रोने लगा और अपने हाथ पैर हिला हिला कर रस्सियों को खींचने लगा, लेकिन रस्सियाँ काफ़ी मजबूती से बंधी हुई थीं, जो खुलने का नाम ही नहीं ले रही थीं। कि तभी अचानक ही मेरे कमरे की खिड़की से मैंने अमन को मेरे कमरे में आते देखा। उसे देखकर मैं दंग रह गया। उसने मुझे चुप रहने का इशारा किया और मेरे हाथ पैरों को खोल दिया। मैंने तुरंत ही उसे उस वक्त गले से लगा लिया। हालांकि इस पल से पहले मैं उससे नफरत करता था, लेकिन उस वक्त उसने मुझे बहुत बड़ी मुसीबत से बचाया था। फिर हम दोनों तुरंत ही खिड़की से कूदकर बाहर भाग गए। मैं उसके साथ बाइक से एक पार्क में पहुंचा और वहां पहुंचकर मैंने चैन की सांस ली, लेकिन मैंने हैरानी से अमन की तरफ देखते हुए कहा कि तुम आखिर मेरे कमरे की खिड़की से अचानक कैसे आ गए? तब अमन ने बताया कि मैं तेरी चाची से मिलने के लिए आया था, लेकिन मुझे क्या पता था कि तेरे चाचा घर आ चुके हैं। लेकिन मैं जैसे ही दरवाजे पर पहुंचा तभी तुम लोगों के बात करने की आवाज़ मेरे कानों में पड़ी, तो मैं खड़े होकर वहीं पर सब कुछ सुनने लगा। और फिर अचानक ही मैंने देखा कि तेरे चाचा तेरे साथ क्या कर रहे हैं। मैं जानता हूँ मेरे दोस्त कि तू एक सीधा साधा इंसान है और तेरे साथ गलत होते हुए देख मुझसे रहा नहीं गया। मैं अपने दोस्त के साथ ये सब नहीं होने दे सकता था और बस इसीलिए मौका पाते ही मैंने तेरे कमरे की खिड़की से आकर तुझे बचा लिया। मैंने अमन को एक बार फिर से गले लगाकर थैंक यू बोला, क्योंकि आज अगर वह सही वक्त पर नहीं आता तो मेरी तो ज़िंदगी ही बर्बाद हो चुकी होती। मैंने तुरंत ही उसके फ़ोन करके पापा को सब कुछ बता दिया, जिसे सुनकर वह खुद भी दंग रह गए कि उनका ही छोटा भाई इतनी गिरी हुई हरकत कर सकता है।
उसके बाद मैंने अमन से कुछ पैसे लिए और ट्रेन की टिकट खरीद कर मैं अपने घर पहुंच गया। मेरे घर वालों का भी मेरी तरह ही बहुत बुरा हाल था। वह भी कभी सपने में भी नहीं सोच सकते थे कि मेरे खुद के सगे चाचा मेरा इस तरह का इस्तेमाल करने की कोशिश करेंगे। इसके बाद पापा ने चाचा के पास जाकर उन्हें बहुत खरी खोटी सुनाई और उनसे सारे रिश्ते नाते खत्म कर दिए। पापा ने कहा कि अगर ये हरकत किसी और ने मेरे साथ की होती तो अब तक वह इंसान जेल में होता, लेकिन क्योंकि चाचा उनके सगे भाई थे, बस इसी बात पर वह उन्हें छोड़ रहे हैं। उसके बाद मैं वहाँ से अपना सारा सामान समेटकर वापस अपने शहर में आ गया और वहाँ पर मैंने दूसरे कॉलेज में एडमिशन ले लिया। मुझ पर जो भी बीती उससे मुझे बहुत गहरा सदमा लगा था। मैंने कभी सपने में भी नहीं सोचा था कि मेरे साथ कुछ ऐसा भी हो सकता है। क्या लोग अपने फ़ायदे के लिए रिश्तों को तार तार कर देते हैं? दोस्तों, कभी कभी हमारे अपने ही हमें इस तरह का धोखा देते हैं कि हमारे लिए यकीन करना मुश्किल पड़ जाता है। लेकिन इंसान अपनी खुदगर्जी में कब इतना अंधा हो जाए कि वह सारी हदों को पार कर दे, ये आज के ज़माने में बिल्कुल भी नामुमकिन नहीं है। क्योंकि आज के समय में हर किसी के अंदर हद से ज़्यादा स्वार्थ भरा पड़ा है। हर कोई अपने स्वार्थ के लिए दूसरों का इस्तेमाल करना चाहता है, जिसमें वह ना तो किसी की भावनाओं के बारे में सोचता है और ना ही किसी की फिक्र करता है। इसीलिए हमें हर वक्त अपने आसपास की चीज़ों पर ध्यान देना चाहिए और कभी भी किसी पर अंधा विश्वास नहीं करना चाहिए। तो दोस्तों, आपको ये कहानी कैसी लगी हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं और प्लीज़ इस कहानी को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर और लाइक करके मेरे चैनल को सपोर्ट करें। साथ ही अगर आप चाहें तो मुझे सुपर थैंक्स भी खरीद कर दे सकते हैं। सुपर थैंक्स का ऑप्शन आपको इस वीडियो के नीचे दिए हुए सभी ऑप्शंस में दिख जाएगा, जो कि हार्ट शेप में बने हुए डॉलर के साइन के तौर पर है। और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ज़रूर दबा दीजिएगा, ताकि आगे भी मैं आपको ऐसी ही अच्छी कहानियाँ सुनाती रहूँ। थैंक यू।